गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रिन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आप लोग का बीएड सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है, जिसमें पेडागॉजी क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि रिपीटेड आ रहे हैं और उन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। पेडागॉजी के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको धैर्यपूर्वक देखना है क्योंकि ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। आपके हर एक टॉपिक को मैं टच करूँगी, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहला टॉपिक है आपका सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की बात करें, आपके इसमें से पेडागॉजी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने पढ़ा भी होगा, आप लोग के क्वेश्चन पेपर में जब भी आपको दे रही हूँ आंसर की, तो आपने देखा होगा सूक्ष्म शिक्षण से कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चन बने इसको भी देखेंगे और सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है इसे भी देखेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था 1961 में। तो स्टैनफोर्ड सबसे पहला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले उसमें पेडागॉजी में पूछा भी गया है कि कौन से विश्वविद्यालय में इसका विकास किया गया, कब किया गया, 1961 में। इसे याद रखेंगे। इसका विकास, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? एलन, एचिसन और बुश ने। एलन, एचिसन और बुश ने, ठीक है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा भी गया पेडागॉजी में कि कौन से विश्वविद्यालय में इसका विकास किया गया। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने इसका विकास किया? एलन, एचिसन और बुश ने। एलन का नाम सबसे प्रमुख है। इसमें अब हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण में आपके छात्र अध्यापक आपको एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो आपने फर्स्ट ईयर में की थी, जो कि 6 मिनट होती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वो 6 मिनट की होती है। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेडागॉजी में 5 से 10 मिनट लिखा जा रहा है। तो 5 से 10 मिनट तक अगर लिखा है तो वो आंसर सही है, अगर 6 मिनट भी लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है ना। तो इसमें 6 मिनट आपका 5 से 10 मिनट भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस पिछले वाले जो पेडागॉजी पेपर हुआ है, फिजिकल साइंस का हुआ हो चाहे संस्कृत का हुआ, तो उसमें ये लिखा गया है, ठीक है। 5 से 10 मिनट। बात करें इसमें छात्र की, तो उसमें 5 से 10 ही छात्र भी होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। इसका टाइम लिमिट है 6 मिनट यानी 5 से 10 मिनट। स्टूडेंट भी है 5 से 10 मिनट। और कौशल की बात करें यानी कि स्किल की बात करें तो एक टाइम में एक ही स्किल का इसको प्रदर्शन करना होता है, यानी कि 1 स्किल की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका है, ये आपको याद रखना है कि 5 से 10 स्टूडेंट, स्किल एक टाइम में एक ही स्किल, दूसरा 6 मिनट यानी 5 से 10 मिनट होगा, ठीक है। अब इसमें घटक पूछा जा रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के घटक कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के घटक यही है समय, क्योंकि समय इसमें निर्धारित है। छात्र भी इसमें निर्धारित है। इसमें छोटे बच्चों को नहीं आप पढ़ाते, इसमें आपके जो छात्र अध्यापक है, जो आपके स्टूडेंट बीएड के ही, उन्हीं को आप पढ़ते हैं। उन्हीं में से 6 से 8 बच्चे आपके स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको फीडबैक देते हैं। फिर एक ही स्किल यानी कि स्किल की बात की है, कौशल की बात की है, ठीक है। हिंदी में इसको कौशल बोलते हैं। ये 3 आपके घटक हैं, ठीक है। 3 आपके घटक है। अब बात करें सूक्ष्म शिक्षण का साइकिल की बात करें तो पूरे साइकिल की बात करें तो वो 36 मिनट की होती है। हर एक साइकिल में हर एक टर्म आपका 6 मिनट का होता है। तो सबसे पहले आपका आता है प्लान। सबसे पहले आपका आता है प्लान। प्लान के बाद साइकिल आता है आपका टीचिंग का। टीचिंग के बाद आपका आता है फीडबैक। फीडबैक के बाद आता है आपका रीप्लान। रीप्लान के बाद आता है आपका रीटीचिंग। और लास्ट आपका आता है रीफीडबैक। रीफीडबैक और फिर आप प्लान पे आ जाते हो। तो ये सर्कल जो आपका है पूरा का पूरा 36 मिनट का होता है, ठीक है। हर एक प्लान 6 मिनट्स का होता है, हर एक प्लान 6 मिनट। और टोटल आप अगर आप करोगे तो ये पूरा 36 मिनट का हो जाता है,
ओके। पूरा टोटल आपका जो साइकिल होता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होता है, माइक्रो टीचिंग जो साइकिल होता है आपका वो 36 मिनट का होता है, और हर एक चीज़, हर एक टर्म आपका 6 मिनट्स का होता है, और ये पूरा साइकिल मिलकर 36 मिनट्स का, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 36 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो ये था आपका सूक्ष्म शिक्षण। इसमें आपका जो आपके बीके पासी हैं, उन्होंने 13 सूची दी गई थी। इसको भी याद रहे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीके पासी ने कितने सूची दी थी, तो उसे 13 दी थी। ठीक है, तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। इसे मैं मिटा दे रही हूँ। हम एक एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा। टॉपिक से रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं, उसे डिटेल में मैंने पढ़ाया, आप उसे ध्यान से देखिए। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, आप इसको धैर्यपूर्वक देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं कौशल। जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेडागॉजी में, ज़्यादातर कौशल आपके जितने भी कौशल हैं आपके, दूसरा है आपका कौशल यानी कि स्किल। स्किल में हम घटकों की बात करेंगे, कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका कौशल होता है उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल में हम सब आपके जितने भी कौशल हैं उसमें से कई कौशल आपके पूछे जा रहे हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उनके हम कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स को आपको पूछा जा रहा है बार बार। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना कौशल की बात करेंगे। प्रस्तावना कौशल की बात करेंगे। प्रस्तावना कौशल के कौन कौन से घटक हैं यानी कि कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का घटक है आपका कथनों या प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। कथनों या प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। पूर्व ज्ञान से संबंध। दूसरा घटक है आपका प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। थर्ड कंपोनेंट है आपका समुचित अवधि विस्तार। समुचित अवधि विस्तार, ये आपके प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। दूसरा कौशल घटक आपको पूछा जा रहा है व्याख्यान कौशल के। तो हम व्याख्यान कौशल की बात करें। व्याख्यान कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ही पूछे जा रहे हैं इसमें, तो कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो व्याख्यान कौशल में सबसे पहला घटक होता है आपका निष्कर्षात्मक कथन। निष्कर्षात्मक कथन पहला घटक। दूसरा आपका है भाषा में प्रवाह। भाषा में प्रवाह। थर्ड है आपका तारतम्यता तथा निरंतरता भाषा में। तारतम्यता तथा निरंतरता भाषा में। ये तीनों घटक आपके व्याख्यान कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद से आपका ज़्यादातर पूछा जा रहा अनुशीलन, जो कि प्रश्नीकरण कौशल होता है। उसमें कौन कौन से घटक हैं, तो हम प्रश्नीकरण कौशल को हम लिख सकते हैं। मैं यहीं लिख दे रही हूँ। जिसे हम अनुशीलन कौशल भी कहते हैं। अनुशीलन
शीलन कौशल, घटक की बात कर रहे हैं हम, घटक ही लिख रहे हैं हम लोग, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अनुशीलन में सबसे पहला है आपका संकेत प्रश्न पूछना। संकेत प्रश्न पूछना, जहाँ भी पूछता है, इससे पहले वाले पेडागॉजी पेपर में पूछा था संकेत प्रश्न पूछना किसके अंतर्गत आता है, तो वो अनुशीलन कौशल के अंतर्गत आता है। किसका घटक है? अनुशीलन कौशल का। ठीक है। दूसरा है आपका विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न। विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न। थर्ड घटक है इसका अनुशीलन का पुनः केंद्रीकरण। पुनः केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। और लास्ट आपका है पुनः प्रेक्षण। पुनः प्रेक्षण। फिफ्थ कंपोनेंट इसका है अनुशीलन का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। संकेत करना, संकेत प्रश्न पूछना किसका है? अनुशीलन का। पुनः केंद्रीकरण किसका है? अनुशीलन कौशल का घटक है। और लास्ट है आपका आलोचनात्मक सत्यता। आलोचनात्मक सजगता, ये आपके अनुशीलन कौशल का घटक है। नेक्स्ट कौशल आपका पुनर्बलन स्किल है। तो पुनर्बलन कौशल के घटक देखेंगे हम। सबसे पहले पुनर्बलन कौशल का घटक होता है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग, यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा है आपका अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलकों का प्रयोग। थर्ड है आपका ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलकों का अभाव। पुनर्बलकों का अभाव यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। फोर्थ है आपका ऋणात्मक और शाब्दिक पुनर्बलकों का अभाव। ठीक है। ये आपके 4 इसके पुनर्बलकों कौशल में पूछा जाता है, कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। और आपके में एक और स्किल पूछा जाता है श्यामपट्ट कौशल। तो श्यामपट्ट कौशल का बात करें हम, श्यामपट्ट कौशल के घटक की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है स्पष्ट अक्षर। स्पष्ट अक्षर, ब्लैक बोर्ड पे स्पष्ट अक्षर दिखाई देना चाहिए। दूसरा है आपका अक्षर के बीच समुचित दूरी। अक्षर के बीच समुचित दूरी। थर्ड है आपका मोटाई चौड़ाई या सीधी रेखा में लिखना, तो इसे हम सुस्पष्ट लेखन कहेंगे। सुस्पष्ट लेखन होना चाहिए ताकि बच्चों जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी स्पष्ट दिखाई दे। तो ये है आपके पुनर्बलन का घटक और ये है आपका श्यामपट्ट कौशल का घटक। हमने कम से कम 4 से 5 घटक देखे हैं।
इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई बार पूछा संकेत के देना किस में है, कौन सा घटक है, किसका घटक है, तो अनुशीलन, प्रॉबिंग ही है, तो इनमें से किसी को पूछा जाएगा तो इसको बताना है। ठीक है, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बल का प्रयोग पूछा जाएगा तो पुनर्बल कौशल के अंतर्गत घटक आता है। तो अब हमने देख लिया, सूक्ष्म शिक्षण देख लिया, कौशल देख लिया यानी स्किल्स देख लिए, उसके कंपोनेंट्स देख लिए। अब इसके बाद हम पाठ योजना पढ़ेंगे, यानी कि मैक्रो टीचिंग की बात में पढ़ेंगे। चलिए माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक आपका है थर्ड आपका टॉपिक है पाठ योजना। पाठ योजना जिसे आप मैक्रो टीचिंग कहते हैं, पाठ योजना। अब सेकेंड ईयर में पाठ योजना ही बनाते हैं। पाठ योजना की बात करें तो पाठ योजना में आप पूरा शिक्षण बिंदु, प्रस्तुतिकरण, पूरा प्रकरण वगैरह सब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपका एक ऐसे बोर्ड बना होता है, आपको बोर्ड बनाना होता है जिसमें आपका सबसे पहले दिनांक आएगा। ठीक है, दिनांक के बाद आपका कक्षा होगा, कक्षा के बाद आपका विषय होगा, विषय के बाद आपका उपविषय होगा, उपविषय के बाद आपका अवधि होगा और अवधि के बाद आपका कालांश होगा। कालांश मतलब आपका कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है। दिनांक की जगह जो आपका डेट आज आपका है तो आज का डेट, फिर कक्षा जिस कक्षा का आपको पढ़ाना है, विषय जो आपका विषय है यानी सामाजिक अध्ययन, उप विषय यानी कि आपका उसके अंदर कौन सा विषय पढ़ाना है, उसके बाद से आपका कालांश मतलब आपका जो आपका पीरियड है। उसके बाद से सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। सबसे पहले हम यानी कि टॉपिक की बात कर रहा है, उप विषय मतलब टॉपिक की बात कर रहा है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सामान्य उद्देश्य किससे संबंधित है, तो विषय से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले वाले पेपर में पूछा है, संबंधित है। दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो टॉपिक से रिलेटेड होता है, वो टॉपिक से संबंधित यानी प्रकरण से संबंधित होता है, टॉपिक से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्यों को आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज्ञान, बोध और प्रयोग से लेते हैं, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य आपका जो टॉपिक है उसमें आपका ज्ञान, बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उसको बोध कर सकेंगे, अंडरस्टूड कर सकेंगे और फिर उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है आपका ज्ञानात्मक, बोध और अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग से संबंधित है। विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से संबंधित होता है। थर्ड आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में आपका चौक, डस्टर, चार्ट ये सब आएगा। ठीक है, चौक, डस्टर जो भी आप लेके जाते हैं पढ़ाने के लिए, मॉडल वगैरह वो सब आता है इसमें। ठीक है, चौक, डस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे सहायक सामग्री के बाद से आपका आता है प्रस्तावना के प्रश्न, यानी कि आप टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप अपने टॉपिक पर लेके आ सके बच्चों को। तो आपका प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित। ठीक है, फिर फिफ्थ आपका आता है, जब आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछ लेते हैं उसके बाद से आपका आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में हम टॉपिक को लेके कहते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उद्देश्य में टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके लिखते हैं हम
फिर 6th आपका आता है प्रस्तुतिकरण। फिर 6th आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो आपका पिछली बार पेडागॉजी पर क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा था उद्देश्य कथन के बाद से क्या आता है, तो उद्देश्य कथन के बाद से प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में आपके 6 से 7 बिंदु बनते, 4 से 5 बिंदु बनते हैं, जिससे आप अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। कोई भी टॉपिक लेते हैं उसके बारे में या उसके प्रकार, उसके सिद्धांत, इसके बारे में ऐसे लिखते जाते हैं, यानी कि शिक्षण बिंदु ऐसे बनाते हैं और उसके अंतर्गत उसको डिस्क्राइब करते हैं। जब एक टॉपिक पढ़ा लेते हैं उसके बाद से उसके बोध प्रश्न आते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के बाद से आपका बोध प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे बोध प्रश्न भी कहते हैं। बोध प्रश्न यानी कि आपने लेसन पढ़ाया, उसके बाद से अपना मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, आप क्वेश्चन पूछ के करते हैं, बोध प्रश्न पूछते हैं। पुनरावृत्ति के बाद से आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं। बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य के बाद से यानी कि आप होमवर्क देते हैं, जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड आप 2-3 क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे होमवर्क करके लाएं। ठीक है। गृह कार्य के बाद से आपका जो आपके जो निरीक्षक है, जो आप पीछे बैठे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सुझाव देते हैं कहाँ कहाँ आपने त्रुटि की है और कैसे कैसे आपको पढ़ाना है। तो उसके बाद से आपका सुझाव आता है या समालोचना। समालोचना। फिर 10th आपका आता है, समालोचना के बाद से आपका हस्ताक्षर आता है, यानी कि टीचर का हस्ताक्षर, निरीक्षक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का। तो हस्ताक्षर की बात कर रहा है। ठीक है। हस्ताक्षर, निरीक्षक, हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक। 10th आपका हस्ताक्षर है। फिर अब हम लोग जब ये लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं ये बताना भूल गई, सबसे पहले आपका स्कूल का नाम, यानी स्कूल का नाम से पहले आप कौन सा लेसन प्लान बनाए, फर्स्ट लेसन प्लान बनाए, सेकंड लेसन प्लान बनाए, ये लिखते हैं। उसके बाद से आप स्कूल का नाम लिखते हैं, यानी आपके स्कूल का नाम लिखते हैं, विद्यालय का नाम लिखते हैं। ठीक है। फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं, छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी है उसका नाम लिखते हैं। जब हमारा प्रस्तावना के प्रश्न हो जाते हैं, उसके बाद से हमें अपना टॉपिक मिल जाता है, तो यहाँ हम अपना प्रकरण लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम सामान्य उद्देश्य स्टार्ट करते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर प्रस्तावना के प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति के प्रश्न, फिर गृह कार्य, और लास्ट में आपका निरीक्षक आपका सुझाव देता है और आपका हस्ताक्षर करता है। तो ये है आपका पूरा लेसन प्लान। ठीक है। पूरा पाठ्य योजना ऐसे किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उद्देश्य कथन के बाद कौन सा आएगा, तो प्रस्तुतिकरण। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए लाइन वाइज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र में बहुत सारे हैं, आपको याद रखना है। कई बार उल्टा दे दिया जाता है, तो उसको आप याद रखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात। दूसरा है आपका सरल से कठिन या जटिल। सरल से कठिन या जटिल। थर्ड है आपका अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित से निश्चित। अनिश्चित से निश्चित। फोर्थ है आपका मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त। फिफ्थ है आपका विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण से संश्लेषण।
संश्लेषण। सिक्स्थ है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, ठीक है। सेवेंथ है आपका सबसे पहला ज्ञात से अज्ञात, दूसरा सरल से कठिन या जटिल, अनिश्चित से निश्चित, फोर्थ है मूर्त से अमूर्त, फिफ्थ है विश्लेषण से संश्लेषण, सिक्स्थ है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष या प्रमाण। सेवेंथ है आपका विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य। एट्थ है आपका, ये सब अच्छी तरह याद करेंगे क्योंकि इसको आगे पीछे भी भेज दिया जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक। मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम या क्रमबद्धता। तार्किक क्रम या क्रमबद्धता। क्रमबद्धता। नेक्स्ट है आपका आगमन से निगमन। आगमन से निगमन। इससे पहले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि आगमन किसने दिया है, तो आगमन विधि अरस्तु ने दिया है और निगमन विधि प्लेटो ने दिया है, ठीक है। विश्लेषण जो विधि होती है वो अज्ञात से ज्ञात होती है और निष्कर्ष से तथ्य की तरह होती है, जबकि संश्लेषण आपकी ज्ञात से अज्ञात होती है और तथ्य से निष्कर्ष होता है। तो इसको मैं अभी लिख भी दूंगी। जो आगमन होता है, आगमन विधि किसने दी थी, अरस्तु ने दी थी। तो आगमन विधि को हम यही मैं बता दे रही हूँ। उदाहरण से नियम होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आगमन में क्या होता है, तो कैसे लिखा जाता है, तो उदाहरण से नियम। और जबकि निगमन की बात करेंगे तो नियम से उदाहरण और इसका उदाहरण से नियम होगा, ठीक है। और ऐसे इसमें और भी होता है, सूक्ष्म से स्थूल, ठीक है। और भी होता है इसमें प्रत्यक्ष से प्रमाण या विशिष्ट से सामान्य। प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष से प्रमाण और विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य। आगमन का उदाहरण से नियम, सूक्ष्म से स्थूल, प्रत्यक्ष से प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य। जब निगमन की बात करें तो नियम से उदाहरण, स्थूल से सूक्ष्म और सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। हुआ। 10th नंबर है आपका आगमन से निगमन हो गया है आपका। आगमन से निगमन समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। 10th आपका है पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश। 11th है आपका अनुभव से मुक्तिमुक्त या तर्क। अनुभूत से तर्क। अनुभूत से तर्क, ठीक है। और लास्ट आपका है स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म, ठीक है। विश्लेषण की बात करें हम तो विश्लेषण और संश्लेषण में हम यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, विश्लेषण और संश्लेषण में अज्ञात यानी कि जो विश्लेषण होता है वो अज्ञात से ज्ञात होता है। विश्लेषण होता है ये, और निष्कर्ष से तथ्य होता है। निष्कर्ष से
तथ्य होता है, जबकि संश्लेषण में इसका उल्टा होता है। ज्ञात से संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर और तथ्य से निष्कर्ष की ओर पहुंचा जाता है। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण पूछा जा रहा है, आगमन निगमन पूछा जा रहा है, इसको याद रखें। उदाहरण से नियम आपका आगमन होता है, जबकि नियम से उदाहरण आपका निगमन होता है। नी से नियम और नी से निगमन ऐसे याद रखेंगे। नी जहाँ लिखा है नियम से स्टार्ट होगा, ठीक है, अ लिखा है यानी कि ओ से उदाहरण में ले लिया जाएगा। ऐसे आप याद सकते हैं, नियम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन या जटिल, अनिश्चित से निश्चित, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष प्रमाण, विशिष्ट से सामान्य, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम या क्रमबद्धता, आगमन से निगमन, फिर पूर्ण से अंश, अनुभूत से तर्क और स्थूल से सूक्ष्म। इसमें आगमन विधि पूछा जाता है, आगमन विधि होता क्या है और निगमन विधि क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। जैसे मैथ्स में सबसे पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद से आप नियम पे आते हैं। ठीक है, उस निगमन में आपका नियम से उदाहरण पे आते हैं। ऐसे ही आगमन में आप सूक्ष्म से स्थूल पे आते हैं, जबकि निगमन में स्थूल से सूक्ष्म में आते हैं। ऐसे ही आगमन में प्रत्यक्ष से प्रमाण में आते हैं, जबकि निगमन में प्रमाण से प्रत्यक्ष में आते हैं। आगमन में विशिष्ट से सामान्य आते हैं, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की तरफ आते हैं। ये आगमन और निगमन विधि पूछी जाती है। आगमन विधि किसकी है? अरस्तु की, और निगमन विधि है प्लेटो की। यहाँ पर आपका विश्लेषण और संश्लेषण आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। विश्लेषण और संश्लेषण भी एक विधि है, जिसमें विश्लेषण में आपका अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाया जाता है। जो आपको नहीं पता है उसे पता कराया जाता है। फिर उसके बाद से, जबकि विश्लेषण में आपको विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाया जाता है। जबकि विश्लेषण में निष्कर्ष से तथ्य की ओर और संश्लेषण में तथ्य से निष्कर्ष की तरफ जाया जाता है। ठीक है, ये था आपका पूरा शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक हम सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स पढ़ेंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये सब आते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री में जो हम सिर्फ देख सकते हैं, तो उसमें हम चार्ट आएगा, मॉडल आएगा, चार्ट, मॉडल, मैप आएगा, स्लाइड आएगा, फिल्म स्ट्रिप स्लाइड आएगा, फिल्म स्ट्रिप स्लाइड आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर आएगा। ठीक है, अब हम बात करें श्रव्य सामग्री की, तो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो आप सिर्फ सुन सकते हैं, श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में आपका रेडियो और टेप रिकॉर्डर आ जाएगा। रेडियो, टेप रिकॉर्डर आएगा। ठीक है, फिर हम दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें, दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें, तो दृश्य श्रव्य सामग्री में आपका टेलीविज़न यानी कि टीवी आएगा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियोटेक्स,
वीडियो डिस्क, वीडियो डिस्क और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आएगा, जो आप फ़ोन पे आप लोग करते हैं, एक साथ कई लोगों को जोड़ते हैं और बात करते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। फिर आपका आता है प्रक्षेपण सामग्री। प्रक्षेपण सामग्री क्या होता है? प्रक्षेपित सामग्री क्या होता है? प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री आपका मॉडल, OHP, फिल्म स्ट्रिप या टीवी आएगा। ठीक है। मॉडल, OHP, फिल्म स्ट्रिप और टीवी आएगा। ठीक है। फिर आपका अप्रेक्षित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री। अप्रेक्षित सामग्री में चार्ट या मॉडल आएगा, चार्ट, मॉडल। ठीक है। तो ये था आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और प्रेक्षित सामग्री और अप्रेक्षित सामग्री। तो ये हमारे सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है। प्रक्षेपित सामग्री में आपका मॉडल, OHP, फिल्म स्ट्रिप आता है, चूँकि हम इसको सामने प्रदर्शित करते हैं। जो भी मॉडल है, जैसे ताजमहल का मॉडल दिखाना है तो उसका हम एक मॉडल बना के लेके आते हैं और सामने उसको प्रदर्शित करते हैं, तो प्रेक्षित सामग्री आता है। OHP पे भी हम, ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी हम क्या बोलते हैं, अपना प्रिंटर बनाते हैं और उसको हम OHP पर दिखाते हैं, तो उसे प्रक्षेपित करते हैं, दिखाते हैं, तो वो भी हमारा प्रेक्षित सामग्री बन जाता है। जबकि फिल्म स्ट्रिप में भी हम फिल्म दिखाते हैं, एक हमारा उस पर फिल्म स्ट्रिप को दिखाया जाता है, तो वो भी प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। और जितने भी बच्चे चार्ट, मॉडल, ये सब चीज़ें आपके अप्रेक्षित सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम सहसंबंध पढ़ेंगे। सहसंबंध। इससे पहले वाले पेडागॉजी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो कि मेरे से गलती हो गया था, सॉरी। आज मैं इसको सही कर रही हूँ। तो सहसंबंध में सबसे पहले वर्टिकल सहसंबंध देखते हैं। वर्टिकल कोरिलेशन। वर्टिकल कोरिलेशन में एक ही विषय के विभिन्न टॉपिक या पाठों के बीच में सहसंबद्धता देखी जाती है, सहसंबंध देखा जाता है। एक ही विषय के विभिन्न टॉपिक या पाठों में सहसंबंध। हॉरिजॉन्टल की बात है, हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन में एक ही क्लास के विभिन्न विषयों के बीच में जो सहसंबंध होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। एक ही क्लास के विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है। एक आपका आता है कोलिटरल कोरिलेशन। कोलिटरल कोरिलेशन, इसमें एक ही टॉपिक के बीच में जो कोरिलेशन होता है उसको हम कोरिलेटरल कोरिलेशन कहते हैं। एक ही टॉपिक के बीच जो कोरिलेशन है
उसे हम कोलिटरल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल कोरिलेशन एक ही विषय के विभिन्न टॉपिक या पाठों में सहसंबंध। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन है एक ही क्लास में विभिन्न विषयों के बीच सहसंबंध। और कोलिटरल कोरिलेशन है एक ही टॉपिक के बीच जो कोरिलेशन होता है वो कोलिटरल कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये है आपका सहसंबंध। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर, इसे डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। शिक्षण के स्तर में सबसे पहले यानी कि निम्न स्तर आपका स्मृति स्तर होता है। निम्न स्तर स्मृति स्तर होता है। स्मृति स्तर हार्वर्ड ने दिया था जो कि निम्न स्तर कहलाता है। दूसरा है आपका बोध स्तर। बोध स्तर मॉरिसन ने दिया है। थर्ड है आपका चिंतन स्तर। चिंतन स्तर जिसे हंट ने दिया था। तो स्मृति है हार्वर्ड, बोध है मॉरिसन और लास्ट चिंतन स्तर है आपका हंट। ये आपका लेवल जो है उच्च स्तर है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है निम्न स्तर लेवल ऑफ टीचिंग में निम्न स्तर कौन सा है? स्मृति। और उच्च स्तर है आपका चिंतन स्तर। ठीक है, स्मृति में आप जान सकते हैं, बोध में आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, चिंतन में आप विचार कर सकते हैं। किसी भी पक्ष में आप ज़्यादातर विचार कर सकते हैं और अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण के स्तर में ये सीक्वेंस है स्मृति, बोध, चिंतन। पूछा जाता है शिक्षण के कितने स्तर है? 3 स्तर है, स्मृति, बोध और चिंतन। पूछा जाएगा सबसे पहला स्तर कौन सा है? स्मृति, फिर बोध, फिर चिंतन। निम्न स्तर कौन सा है? स्मृति स्तर। और उच्च स्तर कौन सा है? चिंतन स्तर। ठीक है, ये है आपके शिक्षण के स्तर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे शिक्षण के अवस्थाएं। शिक्षण के अवस्थाएं या चरण। अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं हैं, उनकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा है इंटर एक्टिव स्टेज और लास्ट है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो हम शिक्षण की अवस्थाएं देखेंगे तो सबसे पहले आपका है पूर्व अवस्था, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज। दूसरा है आपका इंटरएक्टिव स्टेज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अंतःक्रिया अवस्था। इंटर एक्टिव स्टेज। और लास्ट है आपका उत्तर क्रिया अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज, इसे भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं, प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, शिक्षण की अवस्थाएं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि कई बार क्वेश्चन पेडागॉजी में पूछा जा रहा है, उसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके पद कितने होते हैं, किसने दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि योजना विधि। योजना विधि किलपैट्रिक ने दी थी। ठीक है, किलपैट्रिक ने दी थी और इसमें कुल मिला के 6 पद होते हैं। तो सबसे पहला पद है आपका क्रिएटिंग द सिचुएशन, यानी हिंदी में इसे बोला जाता है स्थिति बनाना। क्रिएटिंग द सिचुएशन। दूसरा है आपका चूजिंग द प्रोजेक्ट,
इसका मतलब होता है हिंदी में समस्या का चयन, चूजिंग द प्रोजेक्ट, चूजिंग द प्रोजेक्ट्स यानी कि समस्या का चयन। थर्ड है आपका प्लानिंग यानी कि योजना, प्लानिंग। फोर्थ है आपका एग्जीक्यूटिंग यानी कि निष्पादन, एग्जीक्यूटिंग, निष्पादन। फिफ्थ है आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। और लास्ट है आपका रिकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये इसके 6 पद हैं। योजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। योजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। योजना विधि किसने दी? किलपैट्रिक दी। क्वेश्चन पूछा गया है कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं। कई बार पूछता है कितने पद हैं? 6 पद हैं। किसने दी? किलपैट्रिक दी। कौन सा है? तो क्रिएटिंग द सिचुएशन, चूजिंग द प्रोजेक्ट, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, इवैल्यूएशन और रिकॉर्डिंग या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये इसके 6 पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। मिटा दे रही हूँ पहले मैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेंडर का अंतरक्रिया सिद्धांत। ठीक है, फ्लेंडर ऑफ इंटरैक्शन। 10th है आपका फ्लेंडर का अंतरक्रिया सिद्धांत। इसको भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसे डिटेल में मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने श्रेणियों में बांटा गया है और एक एक को मैंने डिफाइन किया है। तो आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फ्लेंडर का अंतरक्रिया सिद्धांत है, इन्होंने 10 श्रेणियों में बांटा है, इसे 10 श्रेणियों में बांटा है। पर इसमें कितने कथन थे? शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन, 3 हैं। और तीनों के अंतर्गत कितने कई पार्ट्स हैं जिसको मिला के पूरे 10 श्रेणियाँ बनी हैं। तो हमारा इसमें है शिक्षक कथन, शिक्षक कथन के अंतर्गत आपके 4 आते हैं, जैसे विचार स्वीकृति, प्रशंसा या प्रोत्साहन, स्वीकृति या छात्रों के विचार का उपयोग और लास्ट है आपका प्रश्न करना। दूसरा है आपका छात्र कथन, इसमें 4 आएंगे। छात्र कथन में 3 है आपका भाषण देना, निर्देश देना और आलोचना करना, तो इसमें 3 आएंगे। और थर्ड है आपका मौन या विभ्रांति। तो 4 + 3 7, 4 + 3 7, 8 9 10। ठीक है, यानी कि एक ये हुआ, उसके अंतर्गत 4 3 और ये कुल मिला के 10 श्रेणी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये आपके रिवीजन पर्पस से है, तो आप लोग पूरा एक बार देखेंगे, पूरा धैर्यपूर्वक देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपका हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञानात्मक विकास। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, किसने दिया है? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है पूछा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2। दूसरा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7। थर्ड है आपका
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12, और फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 अबव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने दिया है संज्ञानात्मक विकास? जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 to 2 है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 अबव है। तो हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको भी 2 भागों में बांटा है, जैसे पहले को इंटेटिव बोलते हैं और दूसरे को कंसेप्चुअल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका संज्ञानात्मक विकास। इसे मिश्रा सर ने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास पूरा डिटेल में पढ़ाया, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी ब्लूम ने दी थी, इसका नया वर्जन भी आ चुका है, इसको भी पता है आपको, मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल में ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो इसे भी आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादातर टॉपिक मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी ने 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जिसे मनोगत्यात्मक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले है ज्ञानात्मक डोमेन यानी कि पक्ष, दूसरा है भावात्मक, और थर्ड है आपका क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, प्रयोग, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, लास्ट है आपका मूल्यांकन। ठीक है, भावात्मक में आपका आता है ग्रहण करना, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया, अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग, अनुमूल्यन, फिर आपका आता है व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है आपका चरित्र निर्माण। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। क्रियात्मक में आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है परसेप्शन, फिर आपका आता है सेट, फिर आपका आता है डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, फिर आपका आता है मैकेनिज्म, और लास्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, तो आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ज्ञानात्मक में आता है, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि डोमेन में आता है। भावात्मक में आपका ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, व्यवस्था, फिर चरित्र निर्माण। क्रियात्मक में आपका परसेप्शन, सेट, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर। तो जो आपका ज्ञानात्मक है ब्लूम का है,
भावात्मक आपका मसीहा का है और क्रियात्मक आपका सिम्पसन का है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रियात्मक किसने दिया, तो सिम्पसन ने दिया, भावात्मक मसीहा ने और ज्ञानात्मक ब्लूम ने दिया था। ठीक है, ये आपका पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसे डिटेल में पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक एक के बारे में पढ़िए कि ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, बोध के अंतर्गत क्या आता है, बोध प्रयोग के अंतर्गत क्या आता है, भावनात्मक में जितने भी टर्म्स हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन 3 भागों में बटा है, रेखीय, शाखीय और मैथमेटिक्स। रेखीय, शाखीय और मैथमेटिक्स। रेखीय B.F. स्किनर ने दिया था, B.F. स्किनर। शाखीय नॉर्मन ए क्राउडर और मैथमेटिक्स थॉमस एफ गिलबर्ट। ठीक है, रेखीय, शाखीय और मैथमेटिक्स, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, अधिगम सोपानिका। अधिगम सोपानिका, अधिगम सोपानिका गेने ने दी थी, जिसे 8 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम सोपानिका किसकी है, तो गेने की है। कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। तो इसकी एक हायरार्की बनाई गई है जो नीचे से ऊपर तक को जाती है। सबसे 8 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले आता है सिग्नल, संकेत अधिगम लर्निंग। ठीक है, दूसरे बार आपका आता है SR लर्निंग, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। फिर आता है चेन लर्निंग, यानी कि श्रृंखला अधिगम। फिर आपके आता है वर्बल लर्निंग। फिर आपके आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। फिर आपके बाद आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर आता है प्रिंसिपल लर्निंग और लास्ट आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले सिग्नल, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेन लर्निंग, वर्बल लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट और फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर प्रिंसिपल लर्निंग, फिर लास्ट में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले बच्चा एक संकेत के द्वारा बोलता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है, उसके बाद से कोई स्टिमुलस दिया जाता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। फिर इसके बाद से वो श्रृंखला बनाने लगता है, यानी चेन बनाने लगता है अपने कामों में। फिर इसके बाद से वो अपने शब्दों के द्वारा अपने भाव को अभिव्यक्त करता है। फिर इसके बाद से वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी कि विभेदन करना जान जाता है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद से वो अपना कॉन्सेप्ट बना लेता है कि कॉन्सेप्ट उसका क्या सही है। उसके बाद से वो अपने नियम के अनुसार कार्य करता है, उसे नियम बना लेता है और फिर अपने समस्या का खुद समाधान करता है। तो ये आपके हायरार्की में, गैने की हायरार्की में सिग्नल से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक 8 अधिगम सोपानिका है। ठीक है, तो ये गैने की कई बार पूछा भी जाता है, अधिगम सोपानिका किसने दी, गैने ने दी। कितने पदों में बांटा, 8 में। सिग्नल, SR, चेन, वर्बल, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये आपकी अधिगम सोपानिका। नेक्स्ट टॉपिक आपका है शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिक टीचिंग मॉडल। तो हम टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे, टीचिंग
मॉडल, जिसमें हम ग्लेशियर का बेसिक टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिक शिक्षण मॉडल किसका है, तो ग्लेशियर का है। तो हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में। बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया, ग्लेशियर ने 1962 में, ठीक है। इन्होंने इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने स्टेप्स में बांटा है, तो 4 स्टेप में बांटा है। सबसे पहला है आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य 4 भागों में बांटा है, इसे याद रखेंगे। इसको क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि पहला बेसिक टीचिंग मॉडल कौन सा है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा है आपका पूर्व व्यवहार। पूर्व व्यवहार। थर्ड है आपका अनुदेशात्मक प्रक्रिया। अनुदेशात्मक प्रक्रिया। और लास्ट है आपका उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन। सबसे पहला है आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा है पूर्व व्यवहार, थर्ड है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और लास्ट है उपलब्धि का मूल्यांकन। ये है बेसिक टीचिंग मॉडल किसका है, ग्लेशियर का। क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है टीचिंग मॉडल में बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया, ग्लेशियर ने दिया। कितने उसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और लास्ट है उपलब्धि का मूल्यांकन। कई बार पूछ भी जाए कि पहला कौन सा स्टेप है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है शिक्षण विधियाँ। स्ट्रैटेजीज, विधियाँ या नीतियाँ। टीचिंग स्ट्रैटेजीज। टीचिंग स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी मतलब नीतियाँ, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी और दूसरा होता है ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज। डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज और दूसरा होता है ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज। डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज में बालकों को महत्व दिया जाता है, जबकि ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। डेमोक्रेटिक में आपका वाद विवाद आता है। वाद विवाद आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजीज कौन कौन से होते हैं, तो आप ये इसको बता सकते हैं। वाद विवाद, अन्वेषण यानी खोज करना। थर्ड है आपका समीक्षा, योजना विधि। समीक्षा, योजना विधि। योजना विधि, गृह कार्य या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। गृह कार्य और ब्रेनस्टॉर्मिंग। जबकि आपका ऑटोक्रेटिक में आपका क्योंकि टीचर सेंटर्ड होता है, तो इसमें व्याख्यान विधि, व्याख्यान पाठ प्रदर्शन, ट्यूटोरियल और अभिक्रमित अनुदेशन आता है, क्योंकि हम टीचर बनाते हैं, अभिक्रम बनाते हैं जिसमें बच्चा अपने स्वयं के द्वारा पढ़ सकता है। अभिक्रमित
अनुदेशन। दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरा ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी होती है। डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी बच्चों पे आधारित होती है, बच्चों पे होती है, और वो वाद विवाद जैसे होता है, अन्वेषण, समीक्षा, योजना विधि, गृह कार्य, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। जबकि ऑटोक्रेटिक स्ट्रैटेजी टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें व्याख्यान पाठ, प्रदर्शन, ट्यूटोरियल और अभिक्रमित अनुदेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। कम्युनिकेशन में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कम्युनिकेशन में भी सबसे पहले होता है सेंडर, यानी कि संप्रेषण का स्रोत या संदेश वाहक। संदेश वाहक, उसके बाद से संदेश वाहक के बाद से आपका एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग के बाद से आपका संदेश का माध्यम, आप किस माध्यम से भेज रहे हैं, संदेश का माध्यम। उसके बाद से आपका होता है डिकोडिंग। संदेश के माध्यम के बाद से वो डिकोड करता है, डिकोडिंग। डिकोडिंग फिर उसके बाद से आपका आता है संदेश प्राप्तकर्ता। संदेश प्राप्तकर्ता। फिर उसके बाद से आपका ये जो संदेश प्राप्त करता है वो हमारा यहाँ पर फीडबैक देता है, यानी कि संदेश का पृष्ठपोषण, यानी संदेश का पृष्ठपोषण, फीडबैक देता है। ये प्रक्रिया आपका कम्युनिकेशन में चलता है। सबसे पहले संदेश वाहक, उसके बाद से एनकोडिंग, फिर संदेश का माध्यम, फिर डिकोडिंग, फिर लास्ट में संदेश प्राप्तकर्ता। इसमें पृष्ठपोषण ज़रूरी है। जब तक पृष्ठपोषण नहीं मिलेगा तो इसका सही संदेश गया है कि नहीं, इसको पता नहीं चलता। कम्युनिकेशन में ये आपको सीक्वेंस याद करनी है, क्योंकि संदेश वाहक के बाद एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग में संदेश का माध्यम, संदेश माध्यम के बाद से डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद से संदेश प्राप्त करता, फिर लास्ट में पृष्ठपोषण। ठीक है, कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक कम्युनिकेशन और अशाब्दिक, अशाब्दिक कम्युनिकेशन। शाब्दिक के अंतर्गत आपका आता है मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित दो भागों में बांटा गया है, मौखिक और लिखित। जबकि आपका अशाब्दिक में आपका आता है वाणी संकेत, वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, और लास्ट है आपका स्पर्श संकेत। ठीक है, शाब्दिक में दो आते हैं, मौखिक और लिखित। और शाब्दिक में वाणी संकेत, चक्षु संपर्क और स्पर्श संकेत। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन में दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत भी आपके दो हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं वो बताएंगे। व्यवहारवादियों ने कितने सिद्धांत दिए हैं और संज्ञानात्मक यानी कि विकासात्मक सिद्धांत कितने हैं। ठीक है, तो हम पहले व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले बॉन्ड थ्योरी आती है, एसआर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। सबसे पहले बॉन्ड थ्योरी।
बॉन्ड थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। बॉन्ड थ्योरी को हम संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलस से रिस्पॉन्स की तरफ जाती है। पहले स्टिमुलस दिया जाता है, उसके बाद से वो रिस्पॉन्स करता है। तो इसको हम संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और हम बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें इन्होंने कैट, रैट और चिकन पर वो किया था, आविष्कार किया था, सॉरी, कैट, रैट और चिकन पर प्रयोग किया था। ठीक है। दूसरा है आपका पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी। इन्होंने डॉग पे प्रयोग किया था। ठीक है, डॉग पर प्रयोग किया था पावलोव ने। थर्ड है आपका स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी। स्किनर ने आरएस थ्योरी को माना, आरएस थ्योरी को, इसे आरएस थ्योरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद से स्टिमुलस दिया जाता है। यानी पहले वह प्रतिक्रिया करेगा, उसके बाद से उसे स्टिमुलस दिया जाएगा। इन्होंने पिजन पे प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक पजल बॉक्स नाम से भी इसे जाना जाता है। इस थ्योरी को पजल बॉक्स नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, आपका हल रेनफोर्समेंट है। हल रेनफोर्समेंट हल ने दिया था। ठीक है, हल रेनफोर्समेंट थ्योरी हल ने दिया था। और फिफ्थ है आपका गुथरी थ्योरी ऑफ कंटिग्युइटी, गुथरी थ्योरी ऑफ कंटिग्युइटी। इसे हम गुथरी का समीपता सिद्धांत भी कहते हैं, गुथरी का समीपता सिद्धांत। तो ये 5 व्यवहारवादी सिद्धांत हैं: बॉन्ड थ्योरी, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, हल रेनफोर्समेंट, और लास्ट आपका गुथरी थ्योरी ऑफ कंटिग्युइटी। ठीक है। फिर हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत में आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हमारा लर्निंग बाय इंसाइट थ्योरी आता है। लर्निंग बाय इंसाइट थ्योरी कोल्हन ने दी थी। इन्होंने एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, इंसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। ठीक है। दूसरा है आपका टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग टॉलमैन ने दी थी। थर्ड है आपका लेविनफील्ड थ्योरी, फोर्थ है लेविनफील्ड थ्योरी, लेविन ने दी थी, कट लेविन ने दी थी। फोर्थ है आपका गैने हेरारकी ऑफ लर्निंग, गैने हेरारकी ऑफ लर्निंग गैने ने दी थी। 8 सोपान दिए थे उन्होंने।
ठीक है। और लास्ट है आपका बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी जो कि कोहलर ने दी थी, एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उसने उसका नाम उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। दूसरा है टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन ने दिया था। लेविनफील्ड थ्योरी लेविन ने दिया था। गैने हायरार्की ऑफ लर्निंग गैने ने दिया था, जिसमें इन्होंने 8 सोपान दिए थे। और लास्ट है आपका बंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, इन्होंने बंडूरा ने दी थी। तो ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है। तो आज हमने 18 टॉपिक्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक आपका शिक्षण विधियों से संबंधित है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप इसे पेडागॉजी सब्जेक्ट में देख सकते हैं। मैंने इसे आपको मॉक क्वेश्चन में भी पढ़ाया है। मॉक क्वेश्चन में आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, एक एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। तो शिक्षण विधि को आप उसमें से देख लेंगे, ठीक है। शिक्षण विधि, मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर आपका लास्ट आपका एक है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है तत्कालिक समस्या का समाधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जो कि विद्यालयों में किया जाता है। अगर कोई बच्चा देर से आ रहा है या बच्चा किसी विषय में वो नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, तो उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसमें स्टेप्स पूछे जाते हैं। इसके स्टेप्स है, सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, फोर्थ है आपका हाइपोथेसिस, फिफ्थ है आपका मटेरियल, सिक्स्थ है आपका प्रोसीजर, सेवेंथ है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, एट्थ है आपका रिजल्ट, नाइन्थ है आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, 10th है आपका यूज़ ऑफ रिजल्ट इन न्यू सिचुएशन, और लास्ट है आपका रेफरेंस। फिर आपका आता है अपेंडिक्स। ये आपके 12 क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत स्टेप्स आते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, फोर्थ है आपका हाइपोथेसिस, फिफ्थ है आपका मटेरियल, सिक्स्थ प्रोसीजर, सेवन्थ कलेक्शन ऑफ डाटा, एट्थ है रिजल्ट, नाइन्थ है इवैल्यूएशन, 10th है यूज़ ऑफ रिजल्ट इन न्यू सिचुएशन, 11th है आपका रेफरेंस और लास्ट है आपका अपेंडिक्स। तो ये आपका है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान आपका पूछा जा रहा है, इसे मैं रब कर दे रही हूँ। आज हमने इतने सारे टॉपिक को पढ़ा। इसमें आपको पेडागॉजी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण विधि जो आपका है
एक आपका आ रहा है शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है आपका कि शिक्षक केंद्रित कौन कौन सी विधियां हैं और बाल केंद्रित कौन कौन सी विधियां हैं। तो शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित कौन कौन सी है। एक तो सबसे पहले लेक्चर यानी कि व्याख्यान, लेक्चर मेथड, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और आपका प्रोजेक्ट मेथड भी शिक्षक केंद्रित है। प्रोजेक्ट मेथड भी आपका शिक्षक केंद्रित है। जबकि आपका बाल केंद्रित देखा जाए तो बाल केंद्रित आपका बाल केंद्रित में आपका सबसे पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा, और आपका हिस्टोरिकल मेथड भी बाल केंद्रित होगा और आपका मेथड भी बाल केंद्रित होगा। सॉरी, हिस्टोरिकल लिख दिया मैंने, ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण या खोज विधि। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड शिक्षक केंद्रित है और ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज या अन्वेषण विधि जो आपकी है बाल केंद्रित है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आ रहा है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित के अंदर लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट मेथड आता है। ठीक है, और बाल केंद्रित में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड यानी खोज या अन्वेषण विधि आता है। तो आज हमने कम से कम 21 से 22 टॉपिक को पढ़ा। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण, कौशल, पाठ योजना, शिक्षण सूत्र, सहायक सामग्री, सह संबंध, शिक्षण के स्तर, शिक्षण की अवस्थाएं, योजना विधि, फ्लेंडर के अंतरक्रिया सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, ब्लूम टैक्सोनॉमी, अभिक्रमित अनुदेशन, अधिगम सोपानिका, टीचिंग मॉडल, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन, अधिगम सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ मेरे जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उसे आप देख सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, इन सब टॉपिक को हमने छुआ। अगर आप ये सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन आपका होगा ही, यानी कि 50 क्वेश्चन आप आराम से आपका सही होगा, आपका 50 नंबर आएंगे ही। तो ये आपका है पूरा टॉपिक और इसमें से आपका शिक्षण विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पाठ योजना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका फ्लेंडर के अंतरक्रिया सिद्धांत, योजना विधि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, अभिक्रमित अनुदेशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा जा रहा है, शिक्षक केंद्र, बाल केंद्र जरूर पूछा जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये सिर्फ आपके बीएड के पर्पज़ से भी नहीं है। जितने भी टेट हो रहा है, टेट का पेपर है, चाहे सीटेट का पेपर है, चाहे सुपर टेट पेपर है, उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। जितने पेडागॉजी सब्जेक्ट मेथड पेपर हो रहे हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसे अगर आप अच्छी तरह करते हैं तो आपके 50 से 52 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, 50 से 52 क्वेश्चन ठीक होंगे और आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे, अपने सब्जेक्ट में कैसे पूछा गया है और हर एक क्वेश्चन को कैसे पूछा गया। जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर निकल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।